जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 115 को करेंगे। उससे पहले जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो भी चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक। और आप साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी दबा ले, ठीक। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वाले पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख ले, ठीक। चलिए आज के पहला प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, ठीक है। इसमें से कौन है जो कि तत्व नहीं है, ठीक ना। तत्व नहीं है, ठीक ना। तो देखिए तत्व कौन नहीं होगा, ठीक। देखिए सबसे पहले देखिए तत्व यौगिक और मिश्रण को हम समझते हैं अच्छी तरह से, ठीक। देखिए तत्व तत्व क्या होता है कि ये तत्व जो है ना, आपको देखिए ये तत्व क्या होता है कि आप कोई भी जो है ना एक ही परमाणु से मिल के बना हुआ होता है कोई भी, तो ये होता है आपको तत्व होता है, ठीक। देखिए तत्व तत्व का जो है ना फॉर्मूला जो है ना हमेशा अकेले होता है, ठीक। अकेले होता है, ठीक। जैसे देखिए एग्जांपल में देख लीजिए Fe हो गया, Ni हो गया, H2 हो गया, ये सब क्या हो गया आपको, तो ये सब अकेले इसका फार्मूला हो गया तत्व का, ठीक। अब देखिए होता है यौगिक, ठीक। यौगिक क्या होता है कि दो तत्वों के मतलब दो या दो से अधिक तत्वों के मिश्रण को क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं, ठीक। तो यौगिक क्या होता है कि इसमें एक या एक से अधिक सूत्र होता है, ठीक। तो एक या एक से अधिक सूत्र हो गया, तो जैसे देखिए H2O हो गया, देखिए इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयुग से बना है, ठीक। H2SO4 हो गया, ये सब क्या हो गया आपको, यौगिक हो गया, ठीक ना। देखिए एक होता है मिश्रण, ठीक। तो मिश्रण, ठीक। मिश्रण क्या होता है कि इसका देखिए कोई फार्मूला नहीं होता है, ठीक। तो फार्मूला इसका यानी कि कोई इसका सूत्र नहीं होता है, ठीक। इसका सूत्र नहीं होता है, ठीक। देखिए उसका ऑप्शन मतलब इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, ये देखिए शरबत हो गया, वायु हो गया, ये सब क्या है आपको, तो मिश्रण है, ठीक ना। यहाँ हमसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, तत्व इस में से कौन नहीं है, ठीक। देखिए ऑप्शन नंबर ए में धातु, देखिए धातु देखिए जैसे लोहा है तो Fe हो गया, निकेल हो गया, ये सब क्या धातु है, तो मतलब क्या हुआ, तो ये तत्व है, ठीक है। देखिए बी है अधातु, देखिए अधातु भी तत्व है और उपधातु भी तत्व है, ये सब तीनों क्या तत्व है। लेकिन गैस क्या ये तत्व नहीं है, ये मिश्रण है, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था किसने, कि रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया। देखिए रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार जो है ये किसने किया था, तो हेनरी बेक्वेरेल ने किया था, कि हेनरी बेक्वेरेल ने किया था, ठीक। इन्होंने कब किया था, तो ये 1896 ईस्वी में रेडियो एक्टिविटी का इन्होंने आविष्कार किया था, ठीक ना। और देखिए ये आविष्कार कब किया था, तो ये देखिए 1896 ईस्वी में ये क्या कर रहे थे, ये स्फुरदीप्त पदार्थ का जो है ना अध्ययन कर रहे थे, ठीक ना। स्फुरदीप्त पदार्थ का अध्ययन कर रहे थे, तो उसी के क्रम में जो है ना इन्होंने इस चीज़ का आविष्कार कर दिया, ठीक। किसका आविष्कार, तो रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि संक्षारण के उदाहरण है। देखिए इसमें से कौन है जो कि संक्षारण का उदाहरण है, ठीक। देखिए संक्षारण देखिए ऑप्शन ए नंबर दिया है कि सिल्वर पर काले रंग का परत बनना, बीम दिया है तांबे पर हरे रंग का परत बनना, सीम दिया है कि तांबे लोहे पर भूरे रंग का परत बनना, ठीक है। देखिए ये सभी जो है ना आपको संक्षारण का ही, देखिए ए बी सी तीनों क्या आपको संक्षारण का ही उदाहरण है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त तीनों, ठीक। देखिए अब देखिए क्या होता है कि सिल्वर पर जो काले रंग का परत बनता है संक्षारण के बाद, तो ये परत किस चीज़ का बनता है, देखिए सिल्वर पर जो बनता है ये बनता है आपको सिल्वर सल्फाइड का बनता है, ठीक। किसका बनता है, तो सिल्वर सल्फाइड का, ठीक। अब देखिए तांबा, तांबा पर जो हरे रंग का परत बनता है, तो ये तांबा पर किसका बनता है, तो ये आपको क्षारीय कार्बन कार्बोनेट की ये परत बनता है, ठीक नहीं। किसका बनता है, तो ये क्षारीय कार्बोनेट का ये परत बनता है, ठीक। अब देखिए लोहे पर जो भूरे रंग का परत बनता है, तो ये आपको लोहे का ऑक्साइड होता है, ठीक नहीं, कि लोह ऑक्साइड होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम विकसित किया था किसने, ठीक ना। तो हाइड्रोजन बम जो है ये किनके द्वारा विकसित किया गया था, ठीक। देखिए हाइड्रोजन बम जो है ये किया गया था आपको एडवर्ड टेलर के द्वारा, ठीक। एडवर्ड टेलर के द्वारा विकसित किया गया था, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एडवर्ड टेलर, ठीक। देखिए एडवर्ड टेलर के द्वारा जो हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था, तो ये कब किया गया था, ये किया गया था आपको 1908 ईस्वी में किया गया था, ठीक ना। देखिए एडवर्ड टेलर जो है ये कहाँ के विद्वान थे, मतलब कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ये थे हंगरी के वैज्ञानिक, ठीक। हंगरी के, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि पास्तुरीकरण संबंधित है। देखिए पास्तुरीकरण कहिए या पाश्चुरीकरण कहिए, ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। ये देखिए क्या चीज़ करता है, ये जो है आपको दूध को जो है ना लंबे समय तक जो है ना सुरक्षित रखने के लिए कारक जीवाणु होता है उसको वो नष्ट कर देता है, ठीक है, इस प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है। पाश्चुरीकरण प्रक्रिया में क्या होता है कि देखिए इसमें क्या किया जाता है कि ये देखिए 16 सेकेंड तक जो है 16 सेकेंड तक 70 से
85 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर जो है इसको गर्म किया जाता है दूध को, ठीक। और पुनः जो है इसे एकाएक जो है इसको ठंडा कर लिया जाता है, ठीक है। तो इसे कहा जाता है आपको पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया, ठीक। देखिए पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया जो है इसका खोज किसने किया था, तो ये आपको किए थे कौन, इसका खोज किए थे, तो इनका खोज किए थे लुई पाश्चर ने, ठीक। तो ये पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया किससे संबंधित है, ये जो है आपको दूध के निर्जमीनीकरण के संबंधित है, ठीक ना। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। देखिए इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये आपको कलपक्कम में स्थित है। कहाँ है, तो कलपक्कम में स्थित। देखिए कलपक्कम किस राज्य में है, तो ये आपको तमिलनाडु में, ठीक। तमिलनाडु, ठीक, तमिलनाडु में ये स्थित है इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। अब देखिए जो इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र है तो इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना 1971 ईस्वी में हुआ था, ठीक। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि एक ब्रीडर रिएक्टर है। ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है, देखिए ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है। देखिए इसमें होता है कि जन इसमें जो इस रिएक्टर जो होता है इसमें जो है ईंधन में जितना लगता है आपको, ईंधन जितना पदार्थ उससे जो है अधिक ये उत्पन्न करता है ऊर्जा को, ठीक ना। तो इसे ही कहते हैं आपको ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं, ठीक ना, ठीक। तो ये देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये आपको देखिए किस ऑप्शन थी, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि जो विखंडन होने में पदार्थ में तो उससे अधिक उत्पन्न करता है और वह जलता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व क्या है, ठीक। देखिए सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है, तो ये आपको यूरेनियम है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूरेनियम, ठीक। देखिए यूरेनियम का परमाणु भार कितना होता है, ये होता है आपको 238.03 होता है, ठीक। और इसका घनत्व पूछेगा तो इसका घनत्व होता है आपको 19.05 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं, ठीक ना, यानी कि कौन सा ऐसा रेडियोधर्मी तत्व है जिसका कि भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा भंडार है, ठीक ना। तो ये क्या है, कि आपको थोरियम है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा थोरियम, ठीक ना। देखिए थोरियम का जो मुख्य स्रोत है तो इसका मुख्य स्रोत क्या है, आपको मोनाजाइट है, ठीक। क्या है, तो मोनाजाइट है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयुक्त में लाए। देखिए डेसिबल जो क्या मापता है, तो ये आपको ध्वनि की तीव्रता को मापता है। क्या मापता है ये, तो ध्वनि की तीव्रता को मापता है डेसिबल, ठीक ना। तो ये कहाँ के ध्वनि की तीव्रता को मापता है, तो ये वातावरण में स्थित ध्वनि की तीव्रता को मापता है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वातावरण में ध्वनि को मापता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है। देखिए चूना पत्थर जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है आपको कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट किस पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट होता है आपको CaCO3 होता है इसका फार्मूला, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं। देखिए अल्फा कण जो होते हैं उसमें दो धन आवेश होते हैं, ठीक, जिसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। देखिए अल्फा कण का जो दो धन आवेश होता है, दोनों धन आवेश का द्रव्यमान क्या होता है, लगभग बराबर होता है। तो ये क्या होता है, ठीक। देखिए क्या होता है अल्फा कण, देखिए अल्फा कण जो है ये हीलियम नाभिक के समान होता है, ठीक। देखिए अल्फा कण जो होता है ये अल्फा कण, इसमें जो है ना आपको हीलियम नाभिक के समान जो है ना इसमें प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन भी होता है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इसमें जो है हीलियम नाभिक के समान होता है, ठीक ना, जैसे हीलियम में मिलके बना होता है, ठीक ना। और इसका जो है ना द्रव्यमान हीलियम के नाभिक के द्रव्यमान के भी बराबर होता है, ठीक। देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए अब इसका बारे में हम किसके बारे में पूछा है, तो इसके द्रव्यमान के बारे में पूछा है, ठीक ना। तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, हीलियम के नाभिक के द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होगा, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का क्या कारण, ठीक ना। देखिए सितारों में जो ऊर्जा होता है यानी कि सितारा यानी कि तारा में जो ऊर्जा होता है ये आपको होता है नाभिकीय संलयन की तरह, ठीक है। देखिए नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि इसमें देखिए होता क्या है कि इसके हाइड्रोजन का जो है ना नाभिक संलयित होकर के हीलियम का निर्माण कर लेता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है कि एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक टीवी रिमोट नियंत्रक द्वारा प्रयोग लाया जाता है, ठीक ना। यानी कि टीवी रिमोट को जो चलाते हैं तो इसमें वायर तो लगा नहीं होता है, ठीक। तो इसमें देखिए फिर भी इससे जो है ना बटन टिपने से चैनल बदली हो जाता है, ठीक। तो चैनल जो बदली हो जाता है तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें जो है आपको तरंग का यूज किया जाता है, ठीक। तो ये कौन सा तरंग का यूज किया जाता है इसमें, देखिए इसमें अधिकतर जो है ना आपको अवरक्त विकिरण का यूज होता है, ठीक ना। अधिकतर किसका होता है, तो अवरक्त विकिरण का यूज होता है, ठीक। अधिकतर इसमें अवरक्त विकिरण का होता है, ठीक ना। लेकिन कभी कभी जो है ना इसमें रेडियो तरंग का भी यूज हो जाता है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रेडियो तरंग, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है
कि कथन ए और कथन आर दिया हुआ है। देखिए कथन ए में कहा है कि अनुरणन विशेषतः बड़े गिरजाघरों तथा बड़े भवनों में प्रतीत होता है। अनुरणन सब समझिए क्या होता है। देखिए अनुरणन क्या होता है कि देखिए कोई भी देखिए अंदर खाली जो बड़ा हॉल सा रहता है तो उसमें बोलता है ना आदमी, कोई भी आदमी बोलता है कुछ वो गूंजता है खूब, तो चारों तरफ दीवार से टकरा क्या होता है, गूंजते ही रहता है, ठीक ना, तो उसे ही अनुरणन कहते हैं। ठीक, तो ये विशेषता कहाँ पर होता है, तो गिरजाघर तथा बड़े भवनों में प्रतीत होता है। ठीक है, अब देखिए आर में कहा है कि दीवारों, छतों एवं धरातलों में अपवर्त्य ध्वनि परावर्तन हो सकता है। ठीक है, कि दीवार हो गया, छत हो गया और धरातल हो गया, इसी सबसे ध्वनि का परावर्तन होते रहता है, तो इसी कारण से तो गूंज होता है, उसे ही अनुरण कहते हैं। ठीक ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए भी सही है, आर भी सही है, और आर जो है ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। देखिए कृत्रिम उपग्रह, देखिए कृत्रिम उपग्रह क्या है कि देखिए जैसे मानव द्वारा जो है ऊपर एक उपग्रह भेजा जाता है, ठीक ना, तो उसी यहाँ कहा जाता है आपको कृत्रिम उपग्रह। ठीक, तो ये कृत्रिम उपग्रह जो होता है इसमें जो है ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। देखिए ऊर्जा का स्रोत वहाँ देखिए कैसे ईंधन ऊंधन कैसे लेके जाएगा, तो वहाँ ईंधन ले जाने का कोई उपाय ही नहीं है, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि उसमें जो है ना आपको सोलर प्लेट लगाया जाता है। ठीक ना, सोलर प्लेट लगाया जाता है और सूर्य से जो किरण पड़ता है उससे उसको जो है ना विद्युत ऊर्जा मतलब उसको ऊर्जा मिल जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोलर सेल। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है। ठीक, देखिए जब हम टीवी को स्विच ऑन करते हैं तो देखिए उसमें क्या होता है कि उसमें देखिए जब टीवी स्विच ऑन करते हैं तो इसमें देखिए दिखने वाला पड़ा मतलब जो होता है दृश्य वाला, यानी कि दृश्य जो फोटो जो उसमें आता है दृश्य और ध्वनि जो है ना दोनों जो है ना एक साथ ही चालू होता है। ठीक है, लेकिन देखिए जो चालू होता है एक साथ, लेकिन हमको दिखाई सिर्फ जो है ना सबसे पहले क्या देता है, तो इसमें दृश्य दिखाई देता है। ठीक है, यानी दृश्य दिखाई देता है लेकिन ध्वनि नहीं सुनाई देता है। ठीक है, ध्वनि नहीं सुनाई देता है तो इसका मुख्य कारण क्या है कि जो प्रकाश जो है, प्रकाश का चाल जो है ना ध्वनि की अपेक्षा बहुत अधिक है। ठीक है, इसी कारण से जो है ना पहले जो आपको पिक्चर दिखाई दे दिया जाता है, ठीक है, बाद में ध्वनि आता है। ठीक है, लेकिन जो है दोनों साथ ही चालू होता है। ठीक, तो देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए आपको ये ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है कि श्रव्य और दृश्य दोनों ही एक साथ शुरू होते हैं। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब देखिए अगर आपको चाहिए कि ध्वनि और ये पिक्चर जो है दोनों एक साथ आए तो उसके लिए एक यंत्र होता है, तो देखिए वो यंत्र क्या है, तो ये आपको ऑडियो सिक्रोनाइजर का प्रयोग कर सकते हैं इसमें। ठीक है ना, किसका प्रयोग कर सकते हैं, तो ऑडियो सिंक्रोनाइजर, सिंक्रोनाइजर का जब हम प्रयोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपको दोनों साथ ही आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि यदि यदि 60 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाता है तो 30 दिनों में कितने यूनिट बिजली बिल खर्चा करेगा। ठीक ना, देखिए सबसे पहले देखिए कि इसमें ऊर्जा व्यय कितना हुआ, देखिए इसमें टोटल ऊर्जा व्यय कितना हुआ, देखिए 60 वाट है और प्रतिदिन 5 घंटा चला और कितना दिन, तो 30 दिन चला। ठीक, तो इसमें कितना ऊर्जा टोटल वाट हो गया, खर्चा हो गया, देखिए 6×5 = 30, तो यहाँ 90 यानी कि 9,000। ठीक ना, कितना हो गया, तो यहाँ 9,000 खर्चा हो गया इसमें ऊर्जा। ठीक है, देखिए ऊर्जा का व्यय जो 9,000 खर्चा हुआ इसका यूनिट क्या थी कि ऊर्जा का जो व्यय हो गया है ये आपको हो गया 9,000 वाट घंटा में। ठीक, 9,000 वाट घंटा जो ऊर्जा व्यय हुआ है तो ये आपको 9,000 वाट घंटा व्यय हुआ। ठीक है, यहाँ हमसे यूनिट में पूछा है, देखिए यूनिट कैसे निकालेंगे, देखिए जो किलो वाट घंटा होता है और यूनिट जो है दोनों समान ही होता है। ठीक है, देखिए इसको जब हम किलो वाट घंटा में बदल लेंगे तो यूनिट तो अपने आप निकल गया। ठीक है, देखिए किलो वाट घंटा में बदलने के लिए इसको क्या करेंगे, 1,000 से भाग दे देंगे। ठीक, तो 1,000 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 9, तो 9 किलो वाट घंटा आ जाएगा। ठीक, तो 9 किलो वाट घंटा को ही 9 यूनिट भी कहेंगे, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि टरबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, देखिए टरबाइन जो होता है देखिए कैसे यूज होता है, देखिए टरबाइन जो होता है इसमें देखिए टरबाइन कहीं पर लगा रहता है। ठीक है, और ये जो है ना आपको डायनेमो से जुड़ा रहता है। ठीक, देखिए जैसे देखिए आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर देखे होंगे, विंड पावर देखे होंगे, विंड पावर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर दोनों में जो है ना आपको टरबाइन लगाता है। ठीक है, देखिए टरबाइन को जो है मुख्य रूप से घुमाया जाता है। ठीक है, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक में क्या होता है, सबसे पहले देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक को समझते हैं, यहाँ आपको टरबाइन में कुछ पंखी लगा रहता है। ठीक है, देखिए पानी जैसे इस पंखी पर गिरता है तो ये टरबाइन घूमता है। ठीक है, और टरबाइन घूमता है तो ये डायनमो का क्या करता है, इसके शाफ्ट को जो है घुमा देता है। ठीक है, और डायनमो को शाफ्ट को घुमा देता है जिससे क्या होता है आपको यहाँ से बिजली उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, बिजली उत्पन्न हो जाता है। ठीक, और देखिए हो गया आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ठीक, अब देखिए जब विंड पावर जो होता है विंड पावर उसमें भी क्या होता है, देखिए विंड पावर का एक पंखी लगा होता है इसे। ठीक है, ये पंखी घूमता है तो ये पंखी जो है ना आपको टरबाइन से जुड़ा रहता है, किससे, तो टरबाइन से जुड़ा रहता है, और ये टरबाइन जो है ना आपको किससे जुड़ा रहेगा, तो ये डायनेमो से जुड़ा रहेगा। ठीक है, पुनः ये टरबाइन जो है डायनेमो के शाफ्ट को घुमाएगा और इससे क्या हो जाएगा, आपको बिजली प्राप्त हो जाएगा। ठीक,
तो दोनों में जो है बिजली प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये किस कारण से हुआ है, देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये टरबाइन जो घूम रहा है, तो ये कौन सा ऊर्जा है, तो ये देखिए आपको यांत्रिक ऊर्जा है, ठीक है। इसे इंग्लिश में मैकेनिकल ऊर्जा का, ठीक है। यही यांत्रिक ऊर्जा को इसे किस में बदल दे रहा है, तो ये विद्युत ऊर्जा में बदल दे रहा है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैकेनिकल ऊर्जा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि फ्यूज का सिद्धांत क्या होता है। फ्यूज जो है किस सिद्धांत पर होता है, ठीक। देखिए फ्यूज वायर जो होता है उसका गलनांक जो है ना आपको निम्न होता है, ठीक है। क्या होता है उसका गलनांक निम्न होता है, ठीक। तो गलनांक निम्न हुआ इसका मतलब क्या, आपको जल्दी गल जाएगा, ठीक। यानी कि कम तापमान पर भी वो जल्दी गल जाएगी, इसलिए जो है ना आपको, ताकि जो है ये उपकरण बच जाए, ठीक है। तो ये जो आप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये विद्युत का उसमें प्रभाव पर कार्य करता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूनों को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, ठीक। जैसे कपूर, नेफ्थलीन अथवा शुष्क बर्फ। इस परिघटना को क्या कर, देखिए क्या हुआ कि इसको देखिए हवा में जो खुला रखते हैं तो ये हवा से विक्रिया क्या कर लेता है, ये ऊर्ध्वपातित हो जाता है। देखिए ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि देखिए जैसे ये नेफ्थलीन रखा हुआ है, ठीक, नहीं ऊर्ध्वपातित हो जाएगा तो ये जो है ना आपको ठोस में अभी रखा हुआ, ठीक। देखिए जब ऊर्ध्वपातित होगा तो ये ठोस से जो है ना बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाएगा, ठीक ना। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है आपको ऊर्ध्वपातन, ठीक। तो यही प्रक्रिया इसमें हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक समानतः प्रयोग होने वाले वस्तु कौन से, ठीक है। कहाँ पर, तो ये प्रदीप्ति नली। प्रदीप्ति नली में देखिए क्या होता है, यहाँ पर जो है ना आपको सर्वाधिक जो है ना समानता, इसमें क्या होता है आपको सामान्यतः यहाँ पर निम्न दाब पर जो है ना, निम्न दाब पर जो है पारावाष्प, किसको किसको, पारावाष्प एंड आर्गन गैस को भर दिया जाता है, ठीक ना। आर्गन गैस को भर दिया जाता है, ठीक। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी में जो है पारावाष्प तथा आर्गन गैस को, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, तो मानव कलाई में जो नाड़ी स्पंदन करती है तो हृदय के बराबर करती है या तेज करती है। देखिए कैसे करती है, देखिए हृदय में जो धड़कन होता है तो इसी के कारण जो है ना धमनी में भी हलचल होती है, ठीक ना। और ये जो धमनी में हलचल होती है इसे ही हम कहते हैं नाड़ी स्पंदन, ठीक। यानी क्या हुआ कि ये हृदय के कारण हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हृदय के ही बराबर होगा इसका भी कंपन, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हृदय के बराबर, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि, देखिए आयोडीन युक्त नमक जो होता है ये क्या करता है, देखिए क्या करता है, देखिए सबसे पहले देखिए कि ये जो है ना आपको थायराइड ग्रंथि को जो है आपको नियंत्रण करता है। देखिए थायराइड ग्रंथि में क्या होता है कि इसे जो है आपको थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, ठीक। और ये थायरोक्सिन हार्मोन जो निकलता है ये आयोडीन के कारण ही निकलता है, ठीक। अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, निकलना बंद हो जाएगा, ठीक ना। इसका मतलब क्या होगा कि ये थायराइड ग्रंथि को नियंत्रण करता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है, कि विटामिन सी जो है किस चीज़ को अवशोषण में मदद करता है, तो ये आपको करता है लोहे के अवशोषण में, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है ये क्या है आपको, तो एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक। चलिए आज का अंतिम प्रश्न था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर लें, ठीक। और आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें, ठीक। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजेबल पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर के पिछला वीडियो को देख लें, ठीक। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।